नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ में। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लासिक साइंस के एमसीक्यू के वीडियो की जो श्रृंखला चल रही है, उसका एक अगला वीडियो। ये क्रम अभी चलता रहेगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। और ध्यान रखिएगा कि प्रश्न जो है ना, कभी-कभी लोगों को लगता है कि कुछ प्रश्न रोचक नहीं है, तो प्रश्न रोचक कभी नहीं होते हैं। और आजकल के जो प्रश्न की जो का डिज़ाइन जो है और प्रश्न का जो प्रकार है, वो बदल गया। आजकल के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न पूछे जाते हैं कथन के संबंधित में। वो वन लाइनर बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, तो लगता है कि कथन से संबंधित। तो कथन से संबंधित कारण है कि ज़्यादा अगर भीड़ है तो फ़िल्टरिंग की व्यवस्था के चलते इस तरह की व्यवस्था की जाती है और कथन के टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न अब ऐसे ही आते हैं, इसलिए कथन के प्रश्न को रोचकता से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है और समझते हैं। तिलचट्टे के शरीर के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका शरीर धारा रेखीय होता है, इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होता है, इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है और इसका शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। तो ध्यान से देखिएगा कि जो तिलचट्टा होता है उसका जो शरीर होता है उसके ऊपर जो एक कठोर कंकाल बाह्य कंकाल होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। तो यहाँ सबसे सटीक उत्तर क्या है? इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। क्लियर है? चलिए आइए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं पक्षी के संबंध में। पक्षी के शरीर के संबंध में अगर देखा जाए तो क्या है, पक्षी के शरीर के संबंध में कथन कौन सा सही है? तो इसका पहला ऑप्शन है, इसका शरीर धारा रेखीय होता है, इसका शरीर यानी इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होता है, इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है, इसका शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। तो इसमें क्या है, जब देखिएगा पक्षियों को देखिएगा, पक्षियाँ कभी मरे हुई दिख जाती हैं और आपको उसकी हड्डियों का आपने कभी अनुभव किया होगा, तो उसकी हड्डियाँ जो है ना बहुत हल्की होती हैं और सबसे बड़ी बात है अगर हड्डियों को अगर दाबा जाए तो पिचक जाती हैं। कहने का मतलब होता है कि हड्डियों के बीच में जो है ना पूरा वो खोखला होता है और उसमें हवा भरने की व्यवस्था उसमें रहती है, यानी पूरा पूरा वो वायु प्रकोष्ठ उसमें होता है। तो यही होता है कि उसके अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होता है और इसी कारण पक्षियों में उनके हड्डियों की इसी बनावट के कारण जो क्या है, पक्षियाँ जो है आप उड़ती बड़े आराम से हैं और वो उड़ने में उनकी सहायता करती हैं। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होता है। तीसरा प्रश्न, मछलियों के शरीर के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका शरीर धारा रेखीय होता है, इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होता है, इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है, इसका शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। ध्यान से देखिएगा, इसका शरीर जो है वो नाव की तरह होता है, यानी नाव के धारा को की रेखा में कुतरा चीरते हुए चलने की व्यवस्था बनती है, यानी वो इस कंडीशन में होता है। ना भी इसी कंडीशन में होता है, ऐसे भी होता है और पीछे से जाके भी फिर वो कोना बन जाता है। क्लियर है? वो कोना में आपको बन जाता है। उसी तरह ये कहानी भी है, मछली को भी देखिएगा तो आगे से वो पतला होता है और पीछे से भी जाके वो पतला हो जाता है, यानी ये धारा रेखीय होता है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ए। इसका उत्तर ए हो जाए, धारा रेखीय हो जाए। अगला है तीसरा, सर्प के संबंध में कौन सा कथन सही है? सांपों के संबंध में इसका शरीर धारा रेखीय होता है, इसका शरीर धारा रेखीय होता है, इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होता है, इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है और इसका शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। तो ध्यान दें, वलय का क्या मतलब? इस तरह से, यानी इसका शरीर क्या होता है? वलय मुड़ा होता है। तो इसका उत्तर क्या है? सांप के संबंध में क्या है? इसका शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। प्रश्न को देखिए, प्रश्न बड़े आसान है लेकिन दिखते बड़े हैं। इसको कथन के रूप में बना के पूछा गया है, इसलिए प्रश्न ये दिखते बड़े हैं लेकिन और दिखते कठिन है, होते नहीं है। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न, पौधों और जीवों के संदर्भ में अनुकूलन का सटीक उदाहरण क्या है? पौधा और जीव के संदर्भ में अनुकूल, अनुकूल क्या? कहीं किसी भी व्यवस्था में ढल जाने की बात करते हैं। आइए देखिए, ए सटीक उदाहरण पूछ रहा है, पौधों और जीवों का विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाता है। ठीक है ना? कोई आवास विशेष कहीं रहते हैं, अगर आप किसी भी आवास विशेष में जाए वहाँ क्या हो जाता है, उसका स्वभाव और उसका लक्षण क्या है व्यक्ति का और पौधे का, उसी में अनुसार वो वहाँ हो जाता है। ठीक है? पौधा है, मरुस्थल में रहेगा तो वह दूसरे ढंग से अपने आप को मैनेज कर लेता है। और कैक्टस है, नागफनी है, वो भी मरुस्थल उगता है और वहाँ क्या करता है, उसकी पत्तियाँ जो है, पत्तियाँ सिमट के कांटे जैसी हो जाती हैं। व्यक्ति भी है, जहाँ जाता है उस अनुसार वो अपने आप को क्या करता है, जीव भी है, उसी अनुसार वो अपने आप को अनुकूल बनाता है, उस अपने आवास के अनुसार। जो उसका आवास होगा, आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाता है। कौन? उसकी विशिष्ट लक्षण और स्वभाव। किसके? पौधे और जीवों का। तो ये है उसकी विशिष्ट और लक्षण और स्वभाव जो है उसको अनुकूल, आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाता है। दूसरा ऑप्शन है, मैदानी क्षेत्र के एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति में सांस लेनी पड़ती है परंतु थोड़े दिन बाद वो सहज हो जाता है। ऐसा है कि ऐसी व्यवस्था तो होती है, ऐसा होता है, लेकिन यह एक अस्थायी व्यवस्था है। ये एक अस्थायी व्यवस्था है। यहाँ सबसे सटीक उत्तर आपको ये लगेगा, लगेगा कि ये और भी दोनों है, लेकिन यह एक अस्थायी व्यवस्था है, यह स्थान से संबंधित बात है कि एक आवास से संबंधित है, उसी के अनुकूल वो अपने आप को बना लेता है, रहने के अनुकूल बनाता है। कौन? मनुष्य और जीव जो है अपने विशिष्ट लक्षण और स्वभाव से। तो यहाँ उत्तर आपको ए होगा। छठा प्रश्न, सूर्य का प्रकाश
और ऊष्मा कौन सा घटक नहीं है? तो क्या जैव घटक नहीं है, अजैव घटक नहीं है, ऊर्जा घटक नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य का प्रकाश जो है एक अजैव घटक है, ऊर्जा घटक भी है, तो कौन सा इसमें से नहीं है? तो जैव घटक सूर्य का प्रकाश नहीं है। क्लियर है? ध्यान देने पर हमेशा प्रश्न को देखने की जरूरत होती है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, यही दिक्कत होती है। पूछ देगा कि है या नहीं है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। सातवां प्रश्न क्या है? सातवां प्रश्न है आवासों में आवास क्या है? रहने की जगह, सजीव का परिवेश जिसमें वो रहता है। कौन? सजीव, जिसमें वो रहता है वही आवास कहलाता है। आवासों के विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं, उसके संदर्भ में कौन कथन सही है? आवासों के विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं, उसके संदर्भ में कौन सा घटक? प्रश्न दिख बड़ा रहा है, लेकिन इसको जब पढ़िएगा समझिएगा तो बहुत आसान दिखेगा। चलिए आगे देखते हैं इसके ऑप्शन को, इसको विकल्प को देखते हैं। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, जीव में कौन कौन से? पौधे और जंतु। पौधा भी एक जीव है, ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये भी अंकुरन करता है, ये भी उत्सर्जन करता है, ये भी बढ़ता है, ठीक है, ये भी उद्दीपन करता है, तो इसलिए पौधा भी जीव है। उसके जैव घटक हैं। किसी आवास में अगर कोई सभी जीव, उसके जैव घटक हैं, बिल्कुल सही है। चट्टान, खनिज, वायु, जल, निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक। किसी आवास में अगर चट्टान, मिट्टी, वायु, जल ये सब क्या है? तो क्या है? अजैव घटक है। तो बिल्कुल यहाँ दिख ही रहा है कि सातवें का ए और दो दोनों ही ऑप्शन सही है। तो उत्तर क्या होगा? सी। क्लियर है? चलिए आठवां देखते हैं। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? हम सबको पता है रेगिस्तान का जहाज हाथी को कहते नहीं, घोड़ा को कहते नहीं, ऊंट को कहते हैं। हम शुरू से बचपन से पढ़ते आए हैं। आगे देखते हैं। ऊंट अपने भोजन का संचयन कहाँ करता है? ऊंट अपने भोजन का संचयन कहाँ करता है? गलफड़ में, घुटने में, कुबड़ में, इनमें से कोई नहीं। तो ऊंट अपने भोजन का संचयन कुबड़ में करता है। कहाँ करता है? कुबड़ में करता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, ऊंट के संबंध में सही कथन क्या है? ऊंट के संबंध में, चूंकि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो उसी के संबंध में ये सारे कथन हैं, और कथन सत्य कौन सा है देखने की जरूरत है। ऊंट को पसीना नहीं आता है, ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है, ऊंट मूत्र कम त्याग करता है और उसका मल सूखा होता है, या उपरोक्त सभी। तो देखिएगा कि ऊंट को पसीना नहीं आता है, क्योंकि ऊंट के शरीर की बनावट और इस तरह से उसके शरीर के घटक इस तरह से उनका निर्माण किया गया है कि ऊंट को पसीना कम आता है, इसीलिए ऊंट रेगिस्तान में ज़्यादा सफल होता है और वहाँ उसके रहने लायक वो अनुकूल होता है, वहाँ एडजस्ट हो जाता है। यानी अनुकूलन की व्यवस्था जो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा है कि सजीव और में क्या होता है, उनके स्वभाव और उनकी विशेषता क्या है, जिसके चलते वो कहीं किसी आवास में वो अनुकूल हो जाते हैं। तो इनके शरीर की बनावट ऐसा है, पसीना कम निकलता है तो पानी की कम जरूरत पड़ेगी, तो आराम से वो रेगिस्तान में रह जाता है। तो यह भी सही है। ऊंट के पैर लंबे होते हैं, बिल्कुल लंबे होते हैं, और जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। चूंकि पैर लंबा रहता है तो गर्मी उसको कम लगता है। उसके बाद ऊंट मूत्र कम त्याग करता है। हाँ, ऊंट जो है ना मूत्र कम त्याग करता है और उसका मल सूखा होता है। आपने बहुत कम देखा होगा उसको मूत्र त्याग करते हुए, और उसका मल क्या होता है? सूखा होता है, जिसके चलते पानी जो है ना उसके शरीर का जो है ना बचा रहता है, पानी ज़्यादा खर्च नहीं होता है और उसको पानी की आवश्यकता भी नहीं होती है। पानी की आवश्यकता शरीर को कब पड़ती है? जब मूत्र त्याग करते हैं, मल त्याग करते हैं, पानी का आपको उत्सर्जन शरीर से होता है, तभी पानी को शरीर की जरूरत पड़ती है, और ऊंट में ऐसी व्यवस्था है नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किसका शरीर धारा रेखीय होता है? हमने पिछले प्रश्न में देखा था धारा रेखीय यानी धारा को चीरते हुए चलने की व्यवस्था। ये नाव कैसे था? नाव ऐसे आगे से भी था और पीछे से भी था। क्लियर है? मछली की तरह, तो मछली धारा रेखीय होता है। निम्नलिखित में किसका शरीर धारा रेखीय? देखिए स्क्विड, ये क्या है? ये स्क्विड है और ये ऑक्टोपस, इनमें से कौन है जो धारा रेखीय है? यह धारा रेखीय है? नहीं है। ऑक्टोपस धारा रेखीय नहीं है, रहता पानी में है, लेकिन धारा रेखीय नहीं है। तो धारा रेखीय कौन सा है? धारा रेखीय इसमें मछली है। ठीक है, देखिए इनके शरीर की बनावट ही धारा रेखीय नहीं है। ये इधर से पतले हैं, लेकिन इधर से देखिए कैसे किस तरह से ये फटे फटे स्थिति में इनकी व्यवस्था बनी है अलग अलग से। ऑक्टोपस में भी यही है। ऑक्टोपस तो धारा रेखीय है ये नहीं, कहीं से दिखता ही नहीं। ये दिखता है कि एक साइड से स्क्विड दिख जाता है, लेकिन पीछे साइड से ये अलग व्यवस्था में। तो धारा रेखीय कौन सा इसमें? इसमें मछली है। धारा रेखीय यानी धारा के तरह उसके व्यवस्था को चलने वाली, उस व्यवस्था में एडजस्ट हो जाने, अनुकूलन की व्यवस्था। ये पूरा का पूरा जो प्रश्न की कुछ जो श्रृंखलाएं थी अनुकूलन से पे आधारित थी। चलिए आइए देखते हैं 12वां नंबर प्रश्न, निम्न में से किसमें श्वसन के लिए गिल होता है? गिल पने गोल्फर। गोल्फर ज्यादातर हम समझते हैं किसमें है? मछली में होता है ना। देखिए मछली का फोटो लगाया गया, ये सब गिल है ना, ये गिल को अलग फोटो निकाल दिया। देखिए जब मछली आप खाते होंगे तो जब मूड़ा खाया जाता है वहाँ दिखता है गल्फर, वो पतला 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 एकदम लाल सा दिखता है, वही गल्फर होता है। वो उसकी सांस लेने के लिए काम में आता है। कौन? गल्फर। उसके श्वसन के लिए वो होते हैं। अब देखिए पूछ क्या रहा है प्रश्न में, निम्न में से किस में श्वसन के लिए क्लोम होते हैं? व्हेल, डॉल्फिन, ऑक्टोपस, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ देखिए
निम्न में से किस में आपको श्वसन के लिए गिल होते हैं? व्हेल में भी नहीं होते हैं, डॉल्फिन में भी नहीं होते हैं, ऑक्टोपस में क्या होते हैं? तो ऑक्टोपस में जो है उसमें गिल पाए जाते हैं। आप कहते हैं कि दोनों मछलियां हैं जी, ये हैं, लेकिन क्या होता है, इनके मुंह के ऊपर दो छिद्र बने होते हैं, उसके माध्यम से वो सांस लेते हैं। लेकिन ऑक्टोपस जो है ये गिल के माध्यम से सांस लेता है। तो ये है, यहाँ बड़ा आसान सा दिख रहा होगा ए और बी, लेकिन यहाँ कहानी है ऑक्टोपस। श्वसन के लिए ग्ली जो है ना, क्लोम होता है वो किसमें? ऑक्टोपस में होता है। डॉल्फिन और व्हेल में नहीं होता है, उनके मुंह के ऊपर बना होता है। मछली जो साधारण खाने वाली मछली होती है उसमें भी होता है, लेकिन ऑक्टोपस में भी होता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है इसी से। बहुत ही महत्वपूर्ण, बड़ी शानदार प्रश्न है। तनों में, तानों में लिखा है, जबकि ये तना होगा, इसको तनों में, पत्तियों में, जड़ों में, इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो 13 के प्रश्न को अगर देखें हम, तो क्या इसका उत्तर होगा? जो उससे पहले देखते हैं, उत्तर को जानने से पहले देखते हैं क्या कैसे। या हम देखिए, ये जो आपके कांटे दिख रहे हैं ना, और उसके बाद आपको ये पूरा हरा व्यवस्था दिख रहा है, आपको लगता है कि होगा कि ये जो हरा हरा पूरा एरिया यही पत्ता है। बिल्कुल नहीं, इसके जो कांटे होते हैं ना, यही इसके पत्ते हैं, और ये जो हरा एरिया जो पूरा दिखता है ये इसका तना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पत्ता अगर रहता तो क्लोरोफिल और प्रकाश संश्लेषण के लिए, चूंकि उसको जल भी तो चाहिए, तो जल की कमी के कारण क्या होता है, ये क्या करता है, ये जो उसकी पत्तियां हैं ना, सिकुड़ के कांटों के रूप में तब्दील हो जाती हैं, और ये जो तना है, ये तना जो है ये फैल जाता है। तो यही कहा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है नागफनी में, वो कहाँ होती है? तनों में। ये तना है, ठीक है, तना में होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तना। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। 14वां नंबर, पौधे भोजन बनाते हैं दिन के समय, रात में, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको ध्यान से देखना है हम लोगों को। पौधे भोजन बनाते हैं कब? दिन के समय, रात में, या दोनों समय में। तो यहाँ उत्तर क्या है कि पौधे जो है भोजन बनाते हैं दिन के समय में। पौधे दिन के समय में भोजन बनाते हैं। और एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि पौधे जब भोजन बनाते हैं तो पौधे आपको क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन रात में एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि पौधे हमेशा ऑक्सीजन नहीं छोड़ते। पौधे ऑक्सीजन कब छोड़ते हैं? जब वो भोजन बनाते हैं। और भोजन कब बनाते हैं? दिन में। तो दिन में ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन दिन में छोड़ते हैं। और रात में, चूंकि रात में भोजन नहीं बनाते हैं, तो रात में क्या है? रात में ये ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ये भी ग्रहण करते हैं, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे छोड़ते हैं, क्योंकि रात को भोजन नहीं बनाते हैं। भोजन कब बनाते हैं? भोजन वो दिन में बनाते हैं। और जब भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जो श्वसन के लिए जो है, ये भी पौधे, हम सारे पौधे श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, लेकिन खाने के समय, खाना जब उनका भोजन बनाते हैं तब वो श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन ऐसे कुछ पौधे हैं जैसे बरगद, तुलसी, ये सब जो पौधे हैं, ये आपको श्वसन के लिए, मैं आपको वो चाहे ये ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करती हैं, ठीक है। इसलिए ज़्यादा कहा जाता है बरगद, ये सब पेड़ों को, तुलसी आदि पेड़ों को लगाने के लिए, इसलिए कि ये ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ते हैं। इनको ये ऑक्सीजन अपने श्वसन के लिए यूज़ नहीं करते। क्लियर है? चलिए आइए 15वां नंबर प्रश्न क्या है? पत्तियों के सूक्ष्म रंध्र कहलाते हैं। क्या कहलाता है? पक्षियों के सूक्ष्म रंध्र, यानी बहुत पतली पतली छिद्र है, उसको कहा क्या जाता है? क्लोरोफिल, एस्टोमेटा, रेक्सोना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है? पौधों के पत्तियों में जो होता है ना, वो क्या कहलाता है? जो सूक्ष्म छिद्र होता है, इसको कहा जाता है एस्टोमेटा। क्या बोलते हैं? एस्टोमेटा। इसको ध्यान रखने की जरूरत है। जो सूक्ष्म छिद्र होता है उसको क्या बोलते हैं? एस्टोमेटा कहते हैं। 16वां, पौधे के पत्तों के हरे होने का कारण क्या है? क्लोरोफिल, एस्टोमेटा, एरेक्सोना। तो सबको पता है, हम लोगों को पता है, जानकारी होनी चाहिए, क्लोरोफिल। क्लियर है? चलिए 17वां नंबर प्रश्न, पौधे श्वसन की प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां क्या करती हैं? श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, पौधे श्वसन की प्रक्रिया के अगले चरण में, पौधे जब श्वसन कर लेते हैं, सांस कर लेते हैं, उसके अगले चरण में पत्तियां क्या करती हैं? आइए इसको देखते हैं। प्रश्न को देखिएगा, हो सकता है इसे आपको इसका हल अभी हमने बता भी दिया हो। दूसरा ऑप्शन पहला क्या है? ऑक्सीजन का उपयोग और कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करती हैं, ठीक है। पौधे श्वसन की प्रक्रिया के अगले चरण में
जब श्वसन का सांस लेती हैं तो उसके अगले चरण में वो क्या करती हैं, तो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को उपयोग करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वो का उपयोग करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का उपयोग करती हैं और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करती हैं। यानी उपयोग माने ग्रहण करना और निष्कासन माने छोड़ना। तो ये देखिए, पौधे जब सांस लेते हैं उसकी प्रक्रिया के अगले चरण में वो क्या करते हैं, तो इसमें होगा कि जब वो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ते हैं। यह ध्यान रखना है। पौधे इस, लेकिन कुछ ही ऐसे पौधे हैं जो आपको ऑक्सीजन हमेशा छोड़ते हैं। जैसे कौन से, तुलसी है, बरगद है, ये हमेशा यूज़ नहीं करते, अपने श्वसन में ऑक्सीजन नहीं यूज़ करते, वो ऑक्सीजन हमेशा हमारे लिए छोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ है श्वसन के लिए सारे पौधे ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, लेकिन कब करते हैं, जब वो खाना नहीं बनाते हैं। जब वो खाना बनाते हैं तब वो क्या करते हैं, यह वाला यूज होता है खाना बनाने में, लेकिन सांस लेने में यह व्यवस्था उनकी चलती है। ठीक है, चूंकि खाना बनाते हैं तो यह कंडीशन लागू रहती है, लेकिन जब वो सांस लेने की बात आती है तो ऑक्सीजन ही सांस लेते हैं वो भी, और कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यह उत्तर होगा, यह बी वाला ऑप्शन नहीं होगा। ये जब वो कब होता है, जब खाना बनाते हैं तब। ठीक है, तो यह भ्रम में, और ये इस तरह से भ्रम है कि जो पौधे हैं वो क्या होता है, वो भी सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वो भी सांस लेने की ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, लेकिन वो रात में ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, दिन में नहीं करते हैं। दिन में क्यों करते हैं, क्योंकि वो खाना बनाते हैं। खाना बनाने में वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इनहेल करते हैं, और एक्सेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, किस में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। जीव में होती है, पौधे में होती है, बीज में होती है, उपरोक्त सभी में होती है। श्वसन प्रक्रिया किस में, कौन कौन से में होती है, क्या इन तीनों में होती है या किसी एक में होती है, तो श्वसन की प्रक्रिया सब में होती है। यानी 18 में क्या होगा, जीव भी सांस लेते हैं, पौधे भी सांस लेते हैं, और बीज भी सांस लेते हैं। सांस लेते हैं तभी ना अंकुरित होते हैं, पौधे सांस लेते हैं तभी ना उनका विकास और वृद्धि होता है। तो ये यहाँ क्या होगा, सारे सांस लेते हैं। अगला है 19वां, निम्नलिखित में से कौन से सजीव, जंतु और पौधा, सजीव हमने बताया कि सजीव जंतु भी होता है, पौधा भी होता है, कि लक्षणों में शामिल है प्रजनन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, उत्सर्जन या उपरोक्त सभी। तो देखिए, सजीव में प्रजनन भी होता है, यानी बच्चे भी पैदा करते हैं, जो पौधे भी करते हैं, वो भी तब छोटे छोटे पौधे बनते हैं। उद्दीपन की क्रिया पौधे भी करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये फोटो हमने लगाया है, सूर्य का प्रकाश जब किसी पौधे पे पड़ता है ना ज़्यादा, तो देखिए वो मुरझा जाता है। कुछ बहुत सारे छुई मुई का पौधा छुइएगा तो वो क्या हो जाएगा, अब वो सिकुड़ जाता है। तो ये उन सब में भी पौधों में उद्दीपन होता है। प्रजनन तो होता ही है, बीज के द्वारा अंकुरित होते हैं, पौधे में जड़ बनाए जाते हैं, एक पौधा दूसरे पौधा का निर्माण करता है, बीजों के द्वारा उत्सर्जन भी करते हैं पौधे। क्लियर है, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको, डी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी, यानी उपरोक्त सभी पौधे, सजीवों में सारे लक्षण होते हैं। क्लियर है, चलिए हाँ, प्रश्न समाप्त हो गए। मैं अगले वीडियो में बाकी बचे हुए प्रश्नों को मैं लेके आऊँगा। आशा है आपको इससे लाभ होगा और इससे आप लाभान्वित होंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसको लाइक करें। मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए उपयोगी है, अच्छा लगना और उपयोगी होने में अंतर है। अच्छा है कि इंटरेस्टिंग हो या ना हो, लेकिन वीडियो अगर आपको उपयोगी लगता है, अगर लगता है कि ये हमारे काम का है, तो आप इसे आगे शेयर ज़रूर करें, और उपयोगी लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और लोगों के साथ इसको शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले जो भी शैक्षणिक गतिविधियों और शैक्षणिक और जो भी कंपटीशन से, एग्जाम से संबंधित जो भी सामग्री है वो आपको तत्क्षण मिलती रहे। आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।